अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ लार्ज इंटेस्टिन। लार्ज इंटेस्टिन को मैंने 2 वीडियोस में डिवाइड कर लिया। ये पार्ट 1 है। इसमें हम लोग इस लार्ज इंटेस्टिन का इंट्रोडक्शन करेंगे, इसकी एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करेंगे। हम फिर इसमें सीकम, अपेंडिक्स, कोलन को डिस्कस करेंगे, इनकी ब्लड सप्लाई को डिस्कस करेंगे एंड विल रैप इट अप विद क्लिनिकल्स। और तो इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टिन में लार्ज इंटेस्टिन वो हिस्सा है जीआईटी का जो इलियम और एनस के बीच में, ठीक है। इसके कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे सीकम एंड अपेंडिक्स, फिर है कोलन, रेक्टम एंड फाइनली एनस, एनल कैनाल देन एनस, राइट। तो अब इसमें 3 स्पेशल फीचर्स हमें नज़र आते हैं लार्ज इंटेस्टिन में। सबसे पहला है हमारा हॉस्ट्रेशंस, दूसरा है हमारा अपेंडिसिस एपिफ्लाई एंड देन तीसरा है हमारा टीनिया कोला। तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब हॉस्ट्रेशंस और अपेंडिसिस एपिफ्लाई ये करें इसने। बिल्फर्स ये एक लार्ज इंटेस्टिन का टुकड़ा है, ठीक है। इसको उसकी सराउंड कर रही होगी इसकी पेरिटोनियम, सही, दोनों इक्वल लेंथ की होंगी। अब होगा कुछ यूँ कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फीसेस, यहाँ से इसके अंदर की तरफ फोल्ड आना शुरू हो जाएंगे ऐसे करके, ताकि क्या हो, फीसेस का बैक फ्लो नहीं हो। एक बैक फ्लो नहीं हो, दूसरा उसका फ्लो आसान होता है, फीसेस पीसेस में घूमेगी फिर, राइट। तो ऐसे करके जब ऐसे हो जाएगा ये, तो ऑब्वियसली इसकी लेंस में कमी आ जाएगी, क्योंकि बाकी लेंस में हमने कमी कर दी, क्योंकि हमने अंदर कर दिया इसको, तो फिर इसकी लेंस में कमी आ गई। अब जो इसकी पेरिटोनियम कवरिंग है, तो उसके साथ क्या हुआ, अब वो तो लूज़ हो गई। जब लूज़ होगी तो बाहर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्फर्स यहाँ से बाहर की तरफ आ गई, यहाँ से बाहर की तरफ आ गई अगर, ठीक है, रैंडम जगहों से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो जब पेरिटोनियम की कवरिंग भी उसी लेंथ की हो जाएगी जैसे कोलन की है, सही है। तो अब यहाँ पर फैट जमा होना शुरू हो जाएगा, सही है। ये जो हमने सेगमेंट्स बनाए, इन सेगमेंट्स का नाम है हॉस्ट्रेशंस, और ये जो हमने फैट बनवाया, इस फैट का नाम है एपेंडाइसिस एपिप्लॉइक, ठीक है। तो हॉस्ट्रेशंस क्या हैं, सेगमेंट्स हैं ऑफ द लार्ज इंटेस्टिन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फीसेस, ऑल्सो टू एड इन द फ्लो ऑफ फीसेस, ठीक है। और अपेंडिसिस एपिप्लाई क्या है कि ये आउट पाउचिंग्स हैं फैट और पेरिटोनियम की, ठीक है। ये हमारे 2 हो गए स्पेशल फीचर्स। फाइनल जो स्पेशल फीचर है वो है टीनिया कोला है। अब हमें मालूम है कि जीआईटी की हर ऑर्गन की 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले म्यूकोजा, फिर सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलस एक्सटर्नल जिसमें इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, फिर फाइनली एडवेंटिशिया एसेरोसा, ठीक है। अब बिल्फर्स में किसी भी जीआईटी का कोई टुकड़ा उठाता हूँ, तो जब मैं उसको देखूँगा ग्रॉसली, तो मुझे थ्रू आउट द जीआईटी कुछ यूँ तस्वीर नज़र आएगी कि उसको कम्प्लीटली कवर कर लिया है उसके लॉन्गिट्यूडनल फाइबर से। मुझे कोई भी सर्कुलर फाइबर नज़र नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बाहर से अगर मैं देखूं तो मुझे लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, सर्कुलर सारे ढके हुए होंगे अंदर दी कवरिंग ऑफ दी लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं लार्ज इंटेस्टिन को उठाकर देखूं, स्पेशली लार्ज इंटेस्टिन का वो होता है जिसमें टीनिया कोला है, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स हैं ना, वो 3 बैंड्स की शक्ल में होते हैं, ठीक है। बिल्फर्स एक ये आ गया, दूसरा इसके ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एंटीरियर तो दूसरा इसके पोस्टीरियर आ जाएगा, तीसरा इधर साइड पर आ गया, ठीक है। तो ऐसे 3 बैंड्स की सूरत में हमारे पास ये मस्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स अरेंज होते हैं।
इन बैंड्स को ही हम कहते हैं टीनिया कोलाई, ठीक है। और बाकी इन बैंड्स के बीच में हमें क्या नज़र आ रहे होंगे, सर्कुलर फाइबर्स, ठीक है। तो ये है हमारे टीनिया कोलाई। अब टीनिया कोलाई 3 बैंड्स हैं उसके, तो तीनों बैंड्स में अलग अलग उनके नाम रखे गए हैं। एक बैंड वो है जो मेजेंट्री की अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, तो हम उसको कहते हैं मेजेंट्रिक बैंड, ठीक है। दूसरा बैंड हमारा वो है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपेंडाइसिस एपिप्लॉय के लगे हुए होते हैं, तो उसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर बैंड, ठीक है। फाइनल वो है जिसमें ना ही मेजेंट्री लगी हुई है ना ही अपेंडाइसिस एपिप्लॉय के लगे हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्री बैंड, ठीक है। हमने शुरू किया इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन से, फिर हमने उसके पार्ट्स डिस्कस किए, हमने उसके 3 स्पेशल फीचर्स डिस्कस किए, हॉस्ट्रेशंस जो सेगमेंट्स बनाए हमने, अपेंडिसाइस एपिप्लॉय की जो पेरिटोनियम फैट की आउट पाउचिंग करवाई हमने, टीनिया कोलाई जो हमने लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स की बैंड बनवाई। अच्छा, फाइनल चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि तीनों मौजूद हों किसी भी पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। ऐसा हो सकता है कि एक मिसिंग हो, मे बी दोनों मिसिंग हो, मे बी तीनों की तीनों ही मिसिंग हो सकती हैं, ठीक है। तो नेसेसरी नहीं है कि तीनों पार्ट्स मौजूद हों, या फिर इवन के सारे पार्ट्स भी मौजूद है, एक भी पार्ट मौजूद हो इन एनी पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और तो अब जो हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ सीकम। सीकम जो है हमारा दैट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लोकेशन होती है राइट इलियक फॉसा में। अगेन हमने एब्डोमेन को 9 रीजन्स में डिवाइड कर दिया था बाय सरफेस टोपोग्राफी। तो जो राइट इलियक फॉसा है वो लोअर राइट साइड को हम राइट इलियक फॉसा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इंट्रा पेरिटोनियल तो, लेकिन इसकी अपनी कोई मेजेंट्री नहीं होती एज इन सच, ठीक है। ये ब्लाइंड एंडेड पाउच है। अब होता कुछ यूँ है कि इलियम जो होगा वो एंटर होगा इनटू दी सीकम। तो यूजुअली ऐसे होता है कि कोई भी अगर ऑर्गन दूसरे में एंटर होता है तो वो ऑर्गन उधर ख़त्म हो जाता है, दूसरा ऑर्गन शुरू हो जाता है, ठीक है। कंटिन्यूस ओपनिंग होती है विद इन दी ऑर्गन। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर इलियम जो है वो अंदर धंस जाता है इनटू दी सीकम, ठीक है। जब इलियम अंदर धंसा तो सीकम को अटैचमेंट तो करनी है ना उसके साथ, तो अटैच करेगा तो वॉल्स टाइप फोल्ड्स बन जाएंगे ये, ठीक है। इनको हम लिप्स भी बोलते हैं, फोल्ड्स भी बोलते हैं। तो इन दोनों को हम कहते हैं इलियोसिकल फोल्ड्स या इलियोसिकल लिप्स। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम कहते हैं फ्रेन्यूला। फ्रेन्यूला क्यों बना? इलियोसिकल फोल्ड्स के मिलने की वजह से। आगे चल कर थोड़ा सा मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्रेन्यूला। इसका अब काम क्या है? काम इसका बेसिकली ये है कि फीसिस को वापस नहीं जाने देगा, उनका रास्ता रिफ्लक्स उनका ब्लॉक करेगा, ठीक है। इसके अलावा अब हमने बोला कि लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है ये, तो लार्ज इंटेस्टाइन के स्पेशल फीचर्स हैं, क्या इसमें हैं, क्या तीनों के तीनों हैं या फिर कोई मिसिंग है? तो इसमें हॉस्ट्रेशंस नहीं होती, बाकी सारे होते हैं, मतलब कि टीनिया कोलाई प्रेजेंट होते हैं, अपेंडाइसिस एपिप्लॉय की प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा हमें यहाँ पे एक और स्पेशल चीज़ मिलती है दैट इज़ ओपनिंग फॉर दी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स सीकम से ही अराइज होता है, इसके पोस्टीरियर साइड पर ब्लड निकलता है वहाँ से, तो यहाँ पर हमें इसकी ऑरिफिस मिलती है अपेंडिक्स की। अपेंडिक्स पर आ जाते हैं। अपेंडिक्स अब क्या है? अपेंडिक्स एक ट्यूब लाइक ऑर्गन है जो एक लिम्फोइड टिश्यू है, फंक्शनली एक ही लिम्फोइड टिश्यू है। अब अपेंडिक्स का जो बेस होगा वो अटैच होगा विद दी सीकम। बाकी इसकी जो टिप है वो सॉर्ट ऑफ अ फ्री रोमिंग टिप है, उसकी पोजीशंस वेरी करती रहती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कौन सी पोजीशंस हो सकती हैं उसकी? या तो वो सीकम के पीछे हो, रेट्रोसीकल, या तो वो पेल्विस में जाए, पेल्विक, या फिर वो सीकम के साइड में वो पैराकॉलिक है, पैरासीकल, या तो फिर वो उसकी वैरायटी ऑफ पोजीशन और भी हो सकती हैं, ठीक है। कॉमन ये थी। बाकी इसका जो बेस है वो पोस्टीरियर बर्ड से अराइज हुआ जो, तो वो सीकम में ही अटैच होगी उसकी। अब उसके बेस की लोकेशन के लिए हमने एक पॉइंट निकाला है, राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन अम्बाइलिकस के बीच हमने एक लाइन खींची, उसको हमने डिवाइड कर दिया इनटू लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। उसका जो पॉइंट निकला उसको हम कहते हैं मैकबर्नीज पॉइंट। यहाँ पर लोकेटेड होता है हमारा ऑरिफिस फॉर, या फिर जो बेस है अपेंडिक्स का, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर सीकम एंड अपेंडिक्स।
और अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कोलॉन। कोलॉन हम उस लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से को बोलते हैं जिसमें हमारे पास तीनों की तीनों स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेशंस, अपेंडाइसिस एपिप्लॉइक और फाइनली टीनिया कोलाई। ठीक है, अगर ये तीनों की तीनों हमारे पास टिक है, चेक मार्क है, तीनों की तरह मौजूद हैं, तो हम उस ऑर्गन को कह देंगे कोलॉन। ठीक है, इस बुनियाद पर हमारे पास कोलॉन जो आ जाते हैं, 4 कोलॉन आ जाते हैं। सीकम के डायरेक्टली बाद हमारा शुरू हो जाता है असेंडिंग कोलॉन, जो चलता है अप टिल जब तक लिवर नहीं आ जाती, उसको हम कहते हैं हेपेटिक फ्लेक्सर। जब तक लिवर नहीं आई तब तक हमारा रहेगा असेंडिंग कोलॉन। फिर लिवर और स्प्लीन के बीच में हमारा चलता रहेगा हॉरिजॉन्टली, ट्रांसवर्सली चलता रहेगा ट्रांसवर्स कोलॉन। फिर हमारा चलेगा स्प्लीन से लेकर जब तक पेल्विस नहीं आ जाता, जब तक लेफ्ट सेक्रोइलियक जॉइंट नहीं आ जाता, हमारा चलेगा डिसेंडिंग कोलॉन। फिर फाइनली पेल्विस में आ गए तो पेल्विक कोलॉन होगा, जिसका नाम हम सिग्मोइडल कोलॉन भी रखते हैं। ठीक है, इन सब को अब हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला कोलॉन है दैट इज़ असेंडिंग कोलॉन, उसका क्या लोकेशन हमें पता चल गई, सीकम से लेकर हेपेटिक फ्लेक्सर तक होगा। ये जो होता है ये सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पहले इंट्रापेरिटोनियल, सेकेंडरी पेरिटोनियल। अब जब ये इतना मोटा सा स्ट्रक्चर है बिहाइंड द पेरिटोनियम में, तो अब क्या होगा कि इसके साइड पे ग्रूव्स बनेंगे, इसकी इंप्रेशंस जम जाएंगी विद इन द पेरिटोनियम। इन ग्रूव्स को हम कहते हैं गटर्स। सिंस ये कोलॉन के साइड में, तो इनको हम कहते हैं पैराकोलिक गटर्स। ठीक है तो ये रेट्रोपेरिटोनियल, लेकिन पेरिटोनियम में इसकी थोड़ी सी इंप्रेशंस आ जाती हैं क्योंकि इसमें इतना मास होता है, तो फिर आगे वाले पेरिटोनियम को थोड़ा सा धकेलता है। सही है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है ये बाउंडेड होता है विद द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय फेशिया नोन एज टोल्स फेशिया। सही है। फिर आ जाते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन की तरफ। ट्रांसवर्स कोलॉन जो है हमारा वो हेपेटिक और स्प्लीनिक फ्लेक्सर के बीच में। सही है। अब ये जो कोलॉन है इसकी अपनी खुद की मेजेंट्री होगी, जिसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन। यही वो मेजेंट्री है जिसके साथ हमारा ग्रेटर मोमेंटम जाकर फ्यूज़ हो गया था, फिर वो जाके पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में लगा था। सही है, इसके बारे में इतना ही काफ़ी है। फिर हमारा आ जाता है डिसेंडिंग कोलॉन, जो चलता है फ्रॉम स्प्लीनिक फ्लेक्सर अप टिल लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट। यहाँ तक ये है, ये भी असेंडिंग कोलॉन की तरह ही रेट्रोपेरिटोनियल है, और यही भी इसके अराउंड हमारे पास आएंगे पैराकोलिक गटर्स। ठीक है। फिर ये भी हमारा बाउंड होगा विद दी टोल्स फेशिया। फाइनली हमारे पास आ जाता है पेल्विक या सिग्मोइडल कोलॉन। ये लेफ्ट सैक्रोइलियक से लेकर S3 के लेवल तक हमारे पास सिग्मोइडल कोलॉन चलेगा। फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा इनटू दी रेक्टम। ये हमारा इंट्रापेरिटोनियल है, और इसकी जो मेजेंट्री होती है वो इन्वर्टेड वी शेप की तरह होती है, तो उसमें से फिर वेसल जा रही होती है इसकी, जो इसको सप्लाई करेगी। ठीक है, ये तो हमारा थोड़ा सा ग्रॉस आ गया। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं कि जो इसकी टीनिया कोलाई वगैरह होते हैं वो हमारे पास 3 बैंड्स होंगे। एक हमारे पास एंटीरियरली होगा जो होगा हमारा फ्री, एक होगा हमारा पोस्टीरियर मीडियल साइड पर जो होगा हमारा मीजोकोलिक या मेजेंट्रिक, एक होगा हमारा पोस्टीरियर लैटरल साइड पर जो होगा हमारा एपेंडिकुलर, जिस पे अपेंडाइसिस एपिप्लॉइक लगेंगे। ठीक है, अभी जब ऐसे जा रहा होगा असेंडिंग, तो फिर ये रोटेट हो जाएगा, लाइक टर्न तो होगा ही लेकिन रोटेट भी होगा, तो इसका जो फ्री एज है वो सुपीरियरली आ जाएगा। तो फ्री एज इसका सुपीरियरली आ जाएगा। जो इसका मीजोकोलिक एज है वो इंफीरियरली आ जाएगा, ऐसे करके। और फिर अपेंडिकुलर जो इसका एज है या टीनिया कोलाई है इसका, वो पोस्टीरियरली आ जाएगा। फिर वापस से जब ये नीचे आएगा तो फिर वही हमारी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। पोस्टीरियर मीडियल साइड पर मेजेंट्रिक या फिर मीजोकोलिक, एंटीरियर फ्री, एंड देन पोस्टीरियर लैटरल साइड पर हमारा आ जाएगा अपेंडिकुलर। फिर ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो फिर इसकी जो टर्निंग हो रही है उसकी वजह से ट्रांसवर्स कोलन की कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टीनिया कोलाई और असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन की कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टीनिया कोलाई स्वैप हो जाती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है वो।
ठीक है, दिस इज ऑल फॉर कोलन। और तब हम लार्ज इंटेस्टाइन के रिलेशंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम सीकम, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन के साथ में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सीकम जो है, सीकम यहाँ पर है, असेंडिंग कोलन यहाँ पर होगा, एंड देन दिस इज डिसेंडिंग कोलन। होता कुछ ये है कि इसके एंटीरियर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें नज़र आएगी एंटी एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, उसको जब हटाएंगे तो हमें नज़र आएगा ग्रेटर ओमेंटम, जो ओमेंटल एप्रन था जो आगे से गुजर रहा था एंड देन रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ रहा था, लग रहा था ट्रांसवर्स कोलन पर। ठीक है, तो फिर हम उसे हटाएंगे तो फिर हमें उसके आगे नज़र आएगी इसकी एंटी रिलेशंस में कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये तीन चीज़ें मेन हैं जो इसके आगे हमें नज़र आएंगी। बाकी अगर इसके पोस्टीरियरली देखा जाए तो सीकम के पोस्टीरियरली हमें पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स नज़र आ जाएंगे। कौन से मसल? जो लोअर साइड पर से गुजर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर गुजर रहा होगा इलियकस। ठीक है, उसके अलावा सॉस भी ऊपर से गुजर रहा होगा, क्वाड्रेटस लंबोरम। ठीक है, ये तीन मसल्स हैं जो यहाँ से गुजरते हैं। सिमिलरली असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन में भी हमें यही मसल्स नज़र आएंगे एज अ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स। ठीक है, उसके अलावा भी यहाँ पर हमें नज़र आएगी किडनी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले पार्ट में स्पेसिफिकली हमें यहाँ पर किडनीज मिलती हैं। ठीक है, तो ये इसकी पोस्टीरियर रिलेशन में मसल्स भी आ गए एज वेल एज किडनी। फिर ट्रांसवर्स कोलन की अगर बात करें तो ट्रांसवर्स कोलन जो है वो कॉइल्स और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के, कॉइल्स और लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे से गुजरता है, क्योंकि उसकी अपनी मेजेंट्री होती है तो फिर वो मोबाइल होता है, तो वो आगे से ऐसे करके गुजर रहा होता है। तो उसके पोस्टीरियर रिलेशन में हमारे पास आ जाएंगे कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम खुद, उसके पीछे पेंक्रियास लगा हुआ होगा। ठीक है, तो उसकी ये तो हो गई इसकी पोस्टीरियर। एंटीरियरली अब उसके क्या आ रहा है? एंटीरियरली फिर हमारे पास जब हम खोलेंगे तो हमें सबसे पहले होगी एंटी एब्डोमिनल वॉल, फिर आएगा ग्रेटर ओमेंटम। सही है, ये दोनों चीज़ें इसकी एंटी रिलेशंस में होंगी। फाइनली बारी आती है सिग्मोइड कोलन की। सिग्मोइड कोलन पेल्विस में होता है। पेल्विस में इन मेल्स डिफरेंट कहानी है, इन फीमेल्स डिफरेंट कहानी। इन मेल्स जो होगा वहाँ पर हमें नज़र आएगा पहले यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, क्योंकि मेल्स में यूरोजेनाइटल सिस्टम कंबाइंड होता है, एंड देन यहाँ पर सिग्मोइड कोलन होगा। ठीक है, अप टिल द लेवल ऑफ S3। तो उसके एंटीरियर रिलेशन में हमारे पास ब्लैडर आएगा, बल्कि इन फीमेल्स क्या होगा, उसके एंटीरियर रिलेशन में हमें यहाँ पर यूट्रस मिलेगा एज वेल एज वजाइना। ठीक है, तो यूट्रस एंड वजाइना ये दोनों हमें मिलेंगे। वजाइना का अपर पार्ट। पोस्टीरियर रिलेशंस में आ जाओ। पोस्टीरियर रिलेशन में दोनों कॉमन रिलेशंस होंगी, सैक्रम वर्टिब्रा की बोन है वो, और दूसरा उससे निकलते हुए नर्व्स जिसको हम कहते हैं सैक्रल प्लेक्सस। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर रिलेशंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। What is this drawing? ओके, अब लार्ज इंटेस्टाइन के क्लिनिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो हमारा क्लिनिकल है सीकम और अपेंडिक्स से रिलेटेड है, दैट इज़ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस है क्या? हमें मालूम है किसी वर्ड के सामने आइटिस लगा तो इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अपेंडिसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। रीज़न कोई भी हो सकता है। ठीक है, यूजुअली डाइजेस्टिव रीजंस ये होते हैं कि अपेंडिक्स में कुछ चीज़ नहीं जानी थी, वो चली गई, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई। ठीक है, तो अब सिम्टम्स क्या होंगे? इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स अक्सर होते हैं। पेन इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम्स इन इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो फिर अब क्या होगा कि पेन जो शुरू होगा वो रेफर्ड पेन होगा, सबसे पहले अम्बाइलिकस पर होगा, क्योंकि जो अपेंडिक्स की जो नर्व सप्लाई है जनरल विसरल एफरेंट वाली, वो अम्बाइलिकल रीजन के डर्मेटोम की होती है। तो अम्बाइलिकस में सबसे पहले पेन फील होगा, उसको कहते हैं रेफर्ड पेन। फिर अगर बढ़ गया तो फिर वो लोकलाइज होना शुरू हो जाएगा टू द राइट इलियक फोसा, जहाँ पर खुद अपेंडिक्स है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? अपेंडेक्टमी होगी, अपेंडिक्स को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपेंडेक्टमी होगी कैसे? दो तरीके की होती है अपेंडेक्टमी, एक होती है ओपन, एक होती है लेप्रोस्कोपिक। स्टार्ट करते हैं लेप्रोस्कोपिक के साथ। तो लेप्रोस्कोपिक में क्या होता है कि हम लोग इंसिजन करते हैं, माइनर इंसिजन, इसको पोर्ट भी बोलते हैं। इस पोर्ट के थ्रू हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में हम भर देंगे एब्डोमेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या कोई ऐसी गैस भरेंगे, तो हमने भर दी, एब्डोमेन एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा।
हम अब आराम से देख सकेंगे कि अपेंडिक्स को फाइंड कैसे करना है, और आराम से मैन्यूवर कर सकेंगे हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होंगे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होंगे उनको। ठीक है, अब इसी पोर्ट के थ्रू हमने पहले गैस इंसर्ट की, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी पोर्ट के थ्रू फिर अब हम इंसर्ट करेंगे लेप्रोस्कोप। ठीक है, लेप्रोस्कोप इंसर्ट किया, हम पहले लोकेट करेंगे अपेंडिक्स का बेस। अपेंडिक्स का बेस कैसे लोकेट करते हैं, वो पॉइंट होता है जहाँ पर तीनों के तीनों टीनिया कोलाई सीकम के मर्ज हो रहे हैं, वहाँ पर जब जाकर मिलते हैं तो वहाँ पर अपेंडिक्स का बेस हमें मिल जाता है। बेस मिल जाएगा तो टिप ढूंढना भी इतना मुश्किल नहीं होता, फिर उधर से बेस से टिप को भी फॉलो कर सकते हैं। अब हमें मिल गया उसका बेस, अब हमें उसको रिमूव करना है, तो फिर हम 2 और पोर्ट्स लगाएंगे जिसकी वजह से हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर लेकर जा सकते हैं। अब इन 2 पोर्ट्स स्मॉल इंसिजन्स के थ्रू हम लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आएंगे और यहाँ से इसको टेचर ऑफ करके कट कर देंगे। कट करेंगे, ऑब्वियसली इसके अपेंडिकुलर आर्टरी है, उसको हमें लाइगेट करना होगा पहले। ठीक है, ये कट करने के बाद अपेंडिक्स रिमूव हो जाएगा, उसको इन दोनों पोर्ट्स में से एक के थ्रू हम लोग उसको बाहर निकाल के आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज लेप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टमी। अब एक और भी अपेंडिक्टमी होती है जो ओपन सर्जरी होती है, उसमें क्या होता है कि हम यहाँ पर ही अपेंडिक्स के सामने एक थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी इंसिजन कर देते हैं, फिर उधर से ही हम डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। वो क्यों होगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एप्सिस वगैरह बना हुआ है, मिल नहीं रहा अपेंडिक्स। ठीक है, तो फिर कभी कभी स्विच करना पड़ता है लेप्रोस्कोपिक से ओपन में। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर अपेंडिसाइटिस। तो अब जो हम क्लिनिकल डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इंटरसेप्शन एंड वॉल्यूलस। होता कुछ यूँ है कि इंटरसेप्शन पहले डिस्कस करते हैं। इंटरसेप्शन में क्या होगा कि ये हमारे पास इंटेस्टिन है, लार्ज भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है। ठीक है, होगा कुछ यूँ कि इंटेस्टिन का जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है वो डिस्टल पोर्शन में धंस जाएगा, फर्स्ट ये ऐसे देन ये ऐसे। ठीक है, जब ये ऐसे होगा तो यहाँ पर फूड जो होगा वो ब्लॉक होने के चांसेस हो जाते हैं यहाँ। ठीक है, फूड ब्लॉक होने के चांसेस हैं तो यहाँ पर कोई आर्टिकल सप्लाई अगर जा रही होगी आर्टरी, वो भी ब्लॉक हो सकती है, वो भी डैमेज हो सकती है। तो ऐसे डिजीज़ को हम कहते हैं इंटरसेप्शन। तो क्या होगा इसमें, टेलीस्कोपिंग मूवमेंट। ठीक है, ऑफ प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन इनटू डिस्टल। ठीक है, कॉज क्या करेगा, ब्लॉकेज ऑफ फूड कंटेंट्स एज वेल एज ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गया, नेक्रोसिस हो जाएगी। अब वॉल्यूलस क्या है, वॉल्यूलस भी सॉर्ट ऑफ ऐसा ही है। उसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टिन है, फॉर जो हाईली कॉइल्ड इंटेस्टिन है, ये रोटेशन इसकी ऐसे हो जाती है, मेल रोटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी आर्टेरियल सप्लाई ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेल रोटेशन ऑफ इंटेस्टिन लीडिंग टू ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, इसमें भी फिर नेक्रोसिस वगैरह हो जाएगी। इसमें टेलीस्कोपिंग मूवमेंट हो रही थी, इसमें मेल रोटेशन हुई। ठीक है, अब इंटरसेप्शन सबसे कॉमन कहाँ पर होगी, सबसे कॉमन लोकेशन जो है इंटरसेप्शन की दैट इज इलियोकोलिक। ठीक है, और सबसे कॉमन वॉल्यूलस की लोकेशन क्या होगी, सिग्मोइड कोलन। ठीक है, दोनों के दोनों हेरिडिटरी भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इंटरसेप्शन एंड वॉल्यूलस।
राइट, तो अब जो हम क्लिनिकल डिस्कस करने चाहें दैट इज़ डायवर्टिकुलर डिजीज़, ऑल्सो नोन एज डायवर्टिकुलाइटिस, ऑल्सो नोन एज डायवर्टिकुलोसिस। होता कुछ यूँ है कि हमें मालूम है कि कोलोन की स्पेसिफिकली 3 हमने मेन उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स निकाले थे, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में वैसे ही मौजूद होते हैं। ये कौन से? टीनिया कोलाई, ऑस्ट्रेशंस और अपेंडाइसिस एपिपोलाई की। होता कुछ यूँ है कि जो टीनिया कोलाई हमने बनवाए थे उसमें हमने सारे के सारे लॉन्गिट्यूडनल मसल वाले लेयर जो है, जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, उसको हमने जमा करवा के 3 बैंड्स की शक्ल में बनवा दिया था, जिनका नाम था टीनिया कोलाई। अब वो बैंड्स खुद तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके जो सराउंडिंग वाला एरिया है वो अब वीक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ अब सपोर्ट के लिए स्मूथ मसल वाली सर्कुलर लेयर है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर का सपोर्ट ही नहीं है यहाँ पर। तो क्या होगा बिलफर्स, अगर इधर अंदर कोई फीसेस है यहाँ पर, तो वो बल्ज आउट होना शुरू हो जाएगी, वो हर्निएट करना शुरू कर देगी। बिलफर्स ये फीसेस है तो यहाँ पर ऐसे करके हर्निएट करना शुरू कर देगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वॉल वीक है तो यहाँ पर हर्निएशन के चांसेस बढ़ गए। अब इस डायवर्टिकुलम को कौन कौन सी लाइनिंग कर रही होगी? म्यूकोजा होगी, सब म्यूकोजा होगी, मस्कुलर लेयर में हमारे पास आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होगी नहीं। ठीक है, उसके बाद फाइनली सिरोजा होगी या तो एडवेंटिशिया होगी। यूजुअली सिरोजा होती है क्योंकि सिरोजा जहाँ पे भी होता है वहाँ पर मोबाइल होता है, तो डायवर्टिकुलर डिजीज़ अक्सर वहाँ पर ज़्यादा होता है जहाँ पर मोबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये डायवर्टिकुलम बन गया, यहाँ पर ये अब फीसिस का टुकड़ा रहेगा, इन्फ्लेमेशन के चांसेस हैं, इन्फ्लेमेशन हो गई तो उसको हम कहते हैं डायवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, सिर्फ टुकड़ा यहाँ पर ही है तो उसको बोलेंगे डायवर्टिकुलोसिस या फिर डायवर्टिकुलर डिजीज़। इसमें क्या होगा कि अब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी तो यहाँ पर सेल्स डैमेज हो सकते हैं, डैमेज होंगे तो इन्फ्लेमेशन हुई, डैमेज कोलोन कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, डैमेज हो रहा है नेक्रोसिस के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर डायवर्टिकुलर डिजीज़। हुआ क्यों? क्योंकि टीनिया कोलाई जब हमने बनवाए तो बाकी सारी वॉल जो थी वो वीक हो गई तो फीसेस यहाँ पर ट्रैप हो सकती है इन फॉर्म ऑफ डायवर्टिकुलाई की हमने कवरिंग देखी। हमने देखा कि ये ज़्यादातर वहाँ पर होंगे जहाँ पर मेजेंट्री या फिर मीज़ोकोलोन जो है वो मौजूद होगी। मीज़ोकोलोन कहाँ कहाँ मौजूद होती है? ट्रांसवर्स कोलोन में मौजूद होती है, सिग्मोइड कोलोन में मौजूद होती है। ठीक है, इन दोनों में से भी सिग्मोइड कोलोन में ज़्यादा कॉमन होता है ये। ठीक है, तो फिर दिस वाज ऑल फॉर डायवर्टिकुलर डिजीज़। फिर हमने उसके तो अब जो हम क्लिनिकल डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ हिक्सप्रंग डिजीज़। होता कुछ ये है कि मैंने यहाँ पर बनाया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एंड एनस। अब होगा कुछ यूँ कि जो हिक्सप्रंग डिजीज़ है ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। ये क्यों होता है कि हमें मालूम है कि यहाँ पर प्लेक्सेस आते हैं। ठीक है, 2 प्लेक्सेस मौजूद होता है हमारे पास, एक होता है मसल वाला माइंड ट्रिक, दूसरा होता है सबम्यूकोजा में, उसका नाम होता है सबम्यूकोजा। ठीक है, माइंड ट्रिक जो होता है वो क्या करवाता है? मूवमेंट्स करवाता है। सबम्यूकोजल क्या करवाएगा? सिक्रीशंस करवाएगा। अब बिलफर्स जो माइंड ट्रिक प्लेक्सेस है एम्ब्रियोलॉजिकली, कंजेनाइटली, डेवलपमेंटली वो हो ही नहीं। ठीक है, उसे हम कहते हैं एगैंग्लियोनोसिस। क्यों नहीं होगा इधर एगैंग्लियोनोसिस? ठीक, क्यों नहीं होगा इधर? रीजंस 2-3 हो सकते हैं, या तो पहुंचा ही नहीं, फेलियर ऑफ माइग्रेशन, या तो पहुंचा लेकिन एपोप्टोसिस हो गई, प्रीमैच्योर डेथ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे ही उस वाले हिस्से में जहाँ पर पहुँचेगा उसके आगे तो फीसेस पास ही नहीं होंगी, तो सिम्टम्स कैसे आएंगे? सिम्टम्स में सबसे पहले जो होगा वो होगी ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी क्योंकि स्टूल पास ही नहीं हो रहा सही तरीके से। ठीक है, जो फर्स्ट बावल मूवमेंट होती है किसी इन्फेंट की उसको हम बोलते हैं मियोकोनियम। तो ये मियोकोनियम अगर बिलफर्स हिक्सप्रंग डिजीज़ है तो ये डिले हो जाएगी। इसके अलावा बाकी वाला जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर खाना रह ही रहेगा, क्योंकि
आगे फीसेस पास ही नहीं हो रही तो बाकी वाले हिस्से में खाना रहेगा, उसके अलावा ऊपर भी रहेगा तो गैस हो जाएगी बच्चे को, गैस होगी, ब्लोटिंग होगी, क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सिंस यहाँ पर फीसेस जमा होना शुरू हो जाएंगी तो ये कोलोन जो है ये ऐसा ही नहीं रहेगा, ये डिस्टेंड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, यहाँ पर रखता हूँ, इसको हम कहते हैं डिस्टेंडेड मेगा कोलोन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी? डायग्नोसिस ऐसे होगी कि बायोप्सी लेनी पड़ेगी हमें रेक्टम के टिश्यू की, रेक्टम के या फिर किसी भी कोलोन के उस टिश्यू की जहाँ पर ऐसा मसला हमें लग रहा है कि यहाँ से मसला शुरू है। अक्सर रेक्टम से करते हैं क्योंकि रेक्टम सबसे नीचे होता है। अगर यहाँ पर माइग्रेशन फेल हुई है तो ऑब्वियसली नीचे वाला सारा हिस्सा होगा, वहाँ पर भी माइग्रेशन हुई नहीं होगी। ठीक है, तो हम डीप रेक्टल बायोप्सी करते हैं। डीप रेक्टल बायोप्सी में हम क्या ढूंढेंगे? माइंट्रिक प्लेक्सस। अगर माइंट्रिक प्लेक्सस मिल गया दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट नहीं होगा प्रॉबेबली, लेकिन अगर नहीं मिला माइंट्रिक प्लेक्सस तो फिर एक्सपेरिमेंट इज कंफर्म्ड। ट्रीटमेंट क्या होगी अब इसकी? ट्रीटमेंट में ये होगा कि इसको हम कहते हैं, ट्रीटमेंट का नाम होता है पुल थ्रू प्रोसीजर। उसमें हम क्या करते हैं कि ये वाला ऐसा तो सही है ना, ये वाला ऐसा बिलफर्ज ये पूरा का पूरा ऐसा ख़राब है, तो इस वाले से को हम कट करके कनेक्ट करते देते हैं डायरेक्टली ट्रांसवर्स कोलोन, जो जितना भी ऐसा सही है उसको डायरेक्टली एनएस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली मसले मसाइल कुछ होंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट डिजीज़ से तो बेहतर यही है कि बस आप कनेक्ट कर दो, तो इसको हम कहते हैं पुल थ्रू प्रोसीजर। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर एक्सपेरिमेंट डिजीज़। हमने उसके कॉज डिस्कस किया, सिम्टम्स जो उस कॉज की वजह से है हमने वो डिस्कस किए, डायग्नोसिस डिस्कस की, डायग्नोसिस करने के बाद हमने इसकी ट्रीटमेंट डिस्कस की। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर एक्सपेरिमेंट डिजीज़।